तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कोई माता की मीठों पे डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी? जुल्म सितम की ये दास्तां, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाया। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से यह कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिम, एक ग्रीक गॉड एगामेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई पूरी हुई।
ललकार भीषण 57 में मंगल पांडे की ललकार जागो भारत छोड़ो जाओ अपने देश से बाहर रानी झांसी आज्ञा दो पे रानी झांसी आज्ञा दो पे नाराजी दिल्ली दरबार उड़ो उड़ो मिलकर किया करार बाकी बचन की देख मांगिया की दरबार गोली मचा ले आजादी की तोपे गरजे बारंबार लोहे से लोहा बजता था मची हुई थी लोहे से लोहा बजता था मची हुई थी सुनो कंपनी वालों सुन लो सुनो कंपनी वालों सुन लो पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल ने ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। क्यों है शेर अली तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे ओए हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है मिस्टर बेल, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful it is. हम तो के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेगा शेर अली है सजा याफ्ता कैदी सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेनस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर?
यस सर। हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काटकर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जानी थी, जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जानी थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं। पहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हो। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। हाँ सच, आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में चल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू देने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोल्हू में बैल जोते जाते हैं, वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव ये जमादार करते हैं
उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता। हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझते, लेकिन तुम अभी जवान नहीं। एक दिन अपना के वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? क्यों सावरकर, तुम भी पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा, हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर। तुम अच्छी तरह जानता है उल्हासकर पागल नहीं है, बहाना करता है। मिस्टर बेरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था, तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो। ये सब अत्याचार बंद करो, वरना हमारे पास स्ट्राइक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, छूट नहीं, रियायत नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद, बंदियों को छोड़ दो, बंदियों को छोड़ दो। और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। मगर एक सुख का स्मरण ना करना नाइंसाफी होगी। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए दिल दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा घनघना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी, तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं, पर छुपकर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। इंकलाब जिंदाबाद। हम जबरदस्ती नहीं सहेंगे।
गली निकालो, जल्दी करो, जल्दी। इसकी तो सांस बंद हो गई, अब क्या होगा? होगा क्या? लाश को उचित ठिकाने लगा दो, किसी को कान कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में बहा दीजिए। कैसा? ऐसा ही करो, छत पर ले जाओ, छत पर ले जाओ। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और फिर 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूँ। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हो गई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफदेह दौर खत्म हो गया। मगर एक और जालिम दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में ही उन्होंने काफी जुल्म किया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते। बहुत से लोग तो खाने की कमी के कारण
जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिया। भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी में अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिए। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहाँ झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहाँ दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन्मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी।